बेटा आज का टॉपिक फ्री बॉडी डायग्राम है। जिसको हम बॉडी बोलेंगे एक्चुअली में वो हमारा सिस्टम रहेगा। मतलब समझाता हूँ बेटा। सपोज कुछ ऐसा हो रहा है कि एक ब्लॉक पे दूसरा ब्लॉक रखा है, कोई ऐसी टेढ़ी सी रॉड रखी है ऐसे करके। आपको इधर ए है, इधर बी है, इधर सी है, एंड यू जस्ट वांट टू स्टडी कि बी के साथ क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन विद बी। तो बी को हम लोग सिस्टम मानेंगे। बेटा कहीं पे भी एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन, एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, दैट इज सिस्टम। जिसको हम स्टडी करते हैं दैट इज सिस्टम। और एक्सेप्ट बी, बी को छोड़ के जितने लोग हैं सब एक्सटर्नल बन जाएंगे। मतलब अगर मैं आप लोगों से एक बात बोलूं कि बी हमारा सिस्टम है, तो बी को छोड़ के धरती यानी ग्रेविटी, सी, ए या कोई और कोई भी चीज अपार्ट फ्रॉम बी सब एक्सटर्नल में आ जाएंगे। तो सपोज अगर मैंने बी को सिस्टम माना है, अगर मैंने बी को सिस्टम माना है तो बी पे लगने वाले इसकी बेटा हमें एक्चुअली अभी हम लोग एफबीडी की डेफिनेशन को रख रहे हैं। यानी हमारे सिस्टम पे, बॉडी यहाँ पे सिस्टम हुआ, यानी बी पे, हमारे बी पे लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का डायग्राम। ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली डायग्राम, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस डायग्राम एक्टिंग ऑन बी। और बेटा जब हम जब फोर्सेस ले लेते हैं तो ए और सी को बगल में बनाने की जरूरत नहीं है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड फ्री। फ्री का मतलब यहाँ पे है कि जस्ट आप बी को इमेजिन करो और सारे फोर्सेस देख लो कि इस पे mg लग रहा है, यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा। फिर ठीक है, मैं अभी डायग्राम पे थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। मैं अभी सिर्फ डेफिनेशन समझा रहा हूँ कि अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि एफबीडी में फ्री का मतलब होता है कि जस्ट वी हैव टू ड्रॉ दैट बॉडी बी and the only forces acting on it, that's why it's called free from A and C and everybody else. Just diagram of B and the forces present, external forces present. That is the definition of FBD. अब बेटा हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं और सीखते हैं। तो वाई एफबीडी इज नेसेसरी। अगर आप ये चीज समझें, बेटा बचपन से हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, हम लोग को बचपन में ऐसे पढ़ा दिया जाता है एफ इक्वल टू एम में। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से पढ़ लें, एफ एक्सटर्नल जितने भी लग रहे हैं, जैसे मान लो 5 एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, तो सबका सम निकालूंगा मैं। दिस इज फॉर समेशन। अब सबका सम करो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। बेटा इनफैक्ट हम मैकेनिक्स में सिस्टम को दोबारा भी डिफाइन करेंगे। ये मैंने सबसे जेनरिक डेफिनेशन बताई थी। एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम्स सेंटर ऑफ मास। बेटा देखो, जब तक हम लोग सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ लें तब तक तुम्हारी सारी बॉडी पॉइंट मास है। पॉइंट मास क्या होता है? देखो बेटा, जिसका मास तो कुछ भी हो सकता है बट वॉल्यूम टेंडिंग टू जीरो होगा। पॉइंट मास की डेफिनेशन, मास कैन बी एनीथिंग, पॉइंट मास डजंट मीन कि मास छोटा हो। पॉइंट मास मीन्स मास कितना भी है बस वॉल्यूम श्रिंकिंग टू जीरो है। तो आपके सारे, जब तक हम रोटेशन ना पढ़े सब पॉइंट मास रहते हैं। यानी सिंपली एफ इक्वल टू एम में मास सिस्टम का लेना है, एक्सेलरेशन सिस्टम का लेना है, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट ही है। भले डायग्राम में ऐसे दिखाऊंगा कि ये ए है, आप ऐसे छोटा मान सकते हो, ये इतना सा है। हमें एक ही डायमेंशन पे नहीं जाना है जब तक हम सेंटर ऑफ मास वाले टॉपिक पे ना आ जाए। एफ इक्वल टू एम में
हमने ऐसे लिखा कि नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बिकम मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो देखो बेटा, जब तक मैं नेट फोर्सेस बनाऊंगा ही नहीं, मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा ही कैसे, ये बताओ। इसलिए अगर हम फ्री बॉडी नहीं सीखे तो हम लॉज ऑफ मोशन में चैप्टर में कभी घुस ही नहीं पाएंगे। इफ यू आर नॉट स्टडिंग एफबीडी, हम कभी भी लॉज ऑफ मोशन पे नहीं सीख पाएंगे। बट अभी हमें चाहिए कि इसको जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे 11th की, तो हम इसको वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें थोड़ा सा, कि डायग्राम में फोर्सेस, बस फोर्सेस की डायग्राम बना लो। यहाँ पे अभी हम लोग ज्यादा नहीं घुसेंगे, बट इतना समझ लो कि अगर ये तुम डायग्राम ही नहीं बनाओगे, यानी तुम्हें एलएचएस ही नहीं मिलेगा, तो आरएचएस के सपने तो भूल जाओ, एक्सेलेरेशन निकलेगा ही नहीं। हाँ, तो एफबीडी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आता हूँ। बेटा देखो, अभी स्टार्टिंग में आपको फोर्सेस कैसे बनाने हैं ऐसा समझो। फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं, हमको बड़ा बेसिक बेसिक पढ़ना है बेटा अभी, कि फोर्सेस कांटेक्ट होते हैं और नॉन कांटेक्ट होते हैं। नॉन कांटेक्ट में आपके कोर्स तक हमको तीन लेने हैं लगभग। एक ग्रेविटेशनल वाला। अब सीधे जब नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ हो, तो एमजी को वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ ले लेना, वर्टिकली डाउनवर्ड। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा और एक मैग्नेटिक फोर्स आएगा, बट ये दोनों 12th में आएंगे तो आप बाद में पढ़ लेना। बेटा नॉन कांटेक्ट का मतलब होता है बिना कांटेक्ट के, जैसे चार्जेस हुए, मैग्नेट्स हुए, तो ये हमें पढ़ने हैं, बट अभी हम बाद में पढ़ सकते हैं। अभी हमारा मेन बस मैकेनिक्स तक हमको ये ध्यान देना है कि एमजी लगेगा कहाँ पे, वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। और कांटेक्ट फोर्सेस बेटा हमारे दो तरह से हमें ध्यान देना है बेसिकली। जो हमें जो ट्रिकी पढ़ेंगे वो है आपका नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। देखो बेटा, अभी हमें पूरा मैकेनिक्स नहीं पढ़ना है, हमें बस थोड़ा थोड़ा डायग्राम बनाना सीखना है। अगर एफबीडी का डायग्राम बनाना हमें आता है तो हम आगे चल के मैकेनिक्स पढ़ सकते हैं। आप इनफैक्ट वेक्टर जब पढ़ रहे हो ना, तो बस फोर्स इक्विलिब्रियम तक सीख सकते हो चाहो तो, डायग्राम बना बना के। अभी हम इसको डिटेल में ले जाएंगे कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है, फ्रिक्शन कैसे लगता है बेटा। नॉन कॉन्टेक्ट सबसे ईजी है। अब कॉन्टेक्ट पे थोड़ा सा जाते हैं। सपोज जमीन पे एक बॉल पड़ी है, उसके बगल में एक रॉड ऐसे पड़ी है। बेटा थोड़ा सा ये देखो, मेरी ड्राइंग गंदी है, बट ये ऐसे रॉड उस पे से पड़ी हुई है। अब किसी ने बोला आपसे इस बॉल का एफबीडी बनाओ, तो आप ध्यान से देखो हमें कौन कौन से फोर्सेस बनाने हैं बेटा। कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट। नॉन कांटेक्ट सबसे पहले बनाना सीखो। मुझे किसका डायग्राम बनाना है, बॉल का, तो बॉल इज सिस्टम फॉर मी। बॉल इज सिस्टम। अगर बॉल मेरा सिस्टम है, तो सबसे पहले कौन सा नॉन कांटेक्ट फोर्स बनाओगे, एमजी। और ये वर्टिकली डाउनवर्ड बनाया, और ये एम किसका मास है, सिर्फ बॉल का। अब देखो, मैं कांटेक्ट गिनूंगा, कहाँ से कांटेक्ट हुआ इसके ऊपर, इस रॉड से। सबसे पहले मुझे कांटेक्ट नोट करना स्टार्ट करना। कांटेक्ट एक ही कांटेक्ट है अभी इस पे। अब देखो, जो भी कांटेक्ट पॉइंट है ना, वहां पे एक टेंजेंट बनाया करो। सपोज बेटा जैसे दो बॉल होती है, तो ये होता है टेंजेंट। यहाँ पे रॉड है, अगर कोई सरफेस या स्ट्रेट लाइन कभी आपको टच करता है तो वो खुद ही टेंजेंट होता है। आपने एक टेंजेंट बना लिया, रॉड खुद वो टेंजेंट है, तो नॉर्मल रिएक्शन उसके परपेंडिकुलर लगता है। और अगर फ्रिक्शन पिक्चर में है तो वो अलोंग टेंजेंट लगता है, याद रखना। फ्रिक्शन टेंजेंशियल होता है और नॉर्मल रिएक्शन इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। बट इनफैक्ट नॉर्मल का मतलब ही मैथ्स में और फिजिक्स में मोस्टली परपेंडिकुलर होता है। या कभी कभी केमिस्ट्री में कभी भी कोई नॉर्मल वर्ड आया, तो इसके दो ही मतलब है साइंस में, या तो यूनिटी या तो 90 डिग्री। चलो बेटा हम लोग वापस आते हैं। तो मुझे बॉल का एफबीडी बनाना था। मैंने देखा इसने यहाँ पे कॉन्टेक्ट बना रखा है, इस कॉन्टेक्ट से एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, N1। बेटा क्या बॉल ने कहीं और कॉन्टेक्ट बना रखा है, सरफेस से देखो।
अगर मैं यहाँ टेंजेंट बनाऊं तो ऐसा बनेगा, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा, N2 ऊपर की तरफ, ये बना। अभी तुम ध्यान से देखना, जहाँ पे टच हो रहा है वो ढकेलने की कोशिश करेगा, ऐसा सोचो, तब तुम्हें समझ आएगा रॉड C1। बट हम लोग बॉल बी पे लगने वाले फोर्सेस बना रहे हैं। रॉड पे कितना फोर्स लग रहा है वो बनाने की जरूरत नहीं है कि ऊपर लगेगा, वो सब नहीं। तुम ये समझो हमारा सिस्टम क्या है, हमको बॉल बी को स्टडी करना है, तो उस पे लगने वाले फोर्सेस बना रहे हैं। अब मेरे मन में ख्याल आता है, क्या ये फोर्सेस कभी बैलेंस रह सकते हैं? N2 और mg एक डायरेक्शन में, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। पर N1 तो हमेशा ऐसे कुछ टेढ़ा वेढ़ा लग रहा है, तो ये बॉल तो रेस्ट पे रह ही नहीं सकती। तो जरूर कोई ना कोई फोर्स होगा जो इसको रेस्ट पे रखेगा। अगर हमें दिया होता कि ये रेस्ट पे है, तो हम बोलते कि जरूर जब ये बॉल इसके N1 के फोर्स की वजह से आगे खिसकने की, इस तरफ जाने की कोशिश करती, तब यहाँ से फ्रिक्शन पीछे लग जाता, और ये फ्रिक्शन में N2 का रोल है। बेटा याद रखना, फ्रिक्शन एक हमेशा नॉर्मल रिएक्शन से अटैच करके पढ़ोगे। फ्रिक्शन को हमेशा नॉर्मल रिएक्शन से अटैच करके पढ़ोगे। उसी तरह से मान लो, अगर मैं बोलता बॉल बी पे फोर्स लग रहा है ऐसे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन N1, तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन पिक्चर में आती, यहाँ पे फ्रिक्शन पिक्चर में आती, तो बेटा देखो, आप इस रॉड से पूछोगे तो रॉड स्लिप करना चाहेगा, तो बॉल को अपने साथ नीचे लेके जाना चाहता। किसके लॉन्ग बेटा? देखो, एक बात समझो, बॉल भी है, अगर रॉड नीचे फिसल रहा होता तो अपने साथ लेके जाना चाहता, तो आप ऐसे बना दोगे। बेटा कुछ चीजें आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हमें ये बहुत टफ सा क्वेश्चन नहीं सीखना है, हमें चीजें ऑब्जर्व करनी है। हमने क्या ऑब्जर्व किया? अगर हम देख पा रहे हैं हमेशा नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन परपेंडिकुलर है, हाँ तो होगा ही, क्योंकि हमने एक को टेंजेंट के लॉन्ग बनाया, एक परपेंडिकुलर उसके। लेकिन बेटा कहीं ना कहीं F1 इस N1 पे डिपेंडेंट है, और ये F2 इस N2 पे। मतलब अगर जमीन से नॉर्मल रिएक्शन नहीं आता N2, तो ये फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करता F2। उसी तरह से अगर N1 नहीं होता, आगे चल के अगर मैंने N1 जीरो कर दिया होता, तो मुझे फ्रिक्शन F1 को जीरो करना ही पड़ेगा। बेटा एक सिंपल सी बात है, अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना पाते हैं, तो ही हम किसी सिस्टम को समझ सकते हैं कि उसपे फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, वो क्यों रुका हुआ है। अगर रुका नहीं हुआ है, मान लो इन सारे फोर्सेस से नेट फोर्स आता, तब मैं सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लूंगा आगे चल के। बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन अभी अभी पूरा समझ आना चाहिए। आपको बस ये समझना है कि जरूर हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस का डायग्राम बनाना चाहिए। अभी आपको किस लेवल पे सीखना है, आओ देखते हैं बेटा। आपको इतना सिंपल सीखना है अभी कि सर, एक टेबल पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है बी, इसका एफवीडी बनाओ। तब आपको सिंपली ऐसे बनाना होता, सिंपल से टेबल पे एक बॉक्स पड़ा है, आप बी को आइसोलेट कर लेते अपने दिमाग में। सबसे पहले नॉन कांटेक्ट फोर्स बनाना सीखो, फिर यहाँ पे एक कांटेक्ट कर रहा है टेबल के साथ में, तो उससे मिलेगा एक नॉर्मल रिएक्शन, आपके दो फोर्सेस मिल गए। अगर ये रेस्ट पे है बेटा, अगर कोई चीज टेबल पे पड़ी है तो रेस्ट पे होगी, तो जरूर N1 इक्वल टू mg होगा। इसको हम लोग कहेंगे फोर्स इक्विलिब्रियम, जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होता है। आपको सिंपल सिंपल एफवीडी समझनी है, सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल, जितना सिंपल आप सोच सकते हो, इतना सा। हाँ, इसमें एक टॉपिक अलग से आता है। देखो बेटा, फ्रिक्शन थोड़ा सा ना चंचल स्वभाव का होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कभी कोई सरफेस रहता है बेटा, एक्चुअली में वो रफ होता है। जब उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हो तो वो रफ दिखता है। अब मैंने बी को सरफेस पे रखा है, जब मैं बी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाने जा रहा हूँ राइट हैंड साइड में, इफ आई एम अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स ऑन बी टुवर्ड्स राइट हैंड, इसको 100 न्यूटन मान लो एग्जांपल के लिए, तब होता क्या है, जब ये इसके ऊपर स्लाइड करके जाएगा, तो बेटा इस मतलब ये एक तरह से इसको स्क्रैच करते हुए जा रहा है। तब क्या हो जाता है, कई बार इसके इलेक्ट्रॉन सरफेस के ब्लॉक बी पे आ जाएंगे, या वाइस वर्सा हो सकता है, इलेक्ट्रॉन
ये दे के आ जाए, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये नीचे वाला एरिया प्लस हो जाता है। तब इसके आगे मूव करने के इंटेंशन पे भी इस प्लस और माइनस के बीच में काफी अट्रैक्शन होता है, इसलिए ये अलोंग द टेंजेंट लगता है रिजल्टेंट उसका। फ्रिक्शन हमेशा टेंजेंशियल ही क्यों लगता है? इसी वजह से बेटा, कि जैसे ही तुम उस सरफेस को छोड़ के आगे जाना चाहते हो, वो सरफेस बोलता है कि भाई तुम मेरे इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हो या मुझे इलेक्ट्रॉन देके जा रहे हो। बोथ केस में एक बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी, दूसरी नेगेटिव, और उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो फ्रिक्शन का सोर्स हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होता है। तो बेटा फ्रिक्शन कैसे स्टडी करें, मतलब क्या बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़नी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन नीचे पॉजिटिव? बेटा इलेक्ट्रॉन जाता है तो बॉडी पॉजिटिव हो जाती है, इलेक्ट्रॉन जाता है तो बॉडी पॉजिटिव हो जाती है। अब तुम मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन इस बॉडी का लेके चला गया तो नीचे वाली बॉडी पॉजिटिव हो जाती। अगर सरफेस से इलेक्ट्रॉन लेके तुम चले गए तो नीचे की बॉडी पॉजिटिव, फिर तो वो तुम्हें रोकती। यानी तुम्हारा मूवमेंट अगर राइट हैंड साइड होता, तब हम पे फ्रिक्शन का फोर्स पीछे लगता ब्लॉक बी पे। बेटा आप ऐसे सोचो कि फिर बच्चे बोलेंगे सर अच्छा तो जहां फोर्स लगेगा उसका अपोजिट फ्रिक्शन लगता है। बेटा फ्रिक्शन को समझने के लिए तुमको सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑब्जर्व करना शुरू करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। बेटा हो सकता है ना ये लेक्चर तुम्हें एक पुश देगा ओनली, उसके बाद तुमको अपनी मॉड्यूल से, एनसीईआरटी से, एससी वर्मा से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ नॉलेज मिलेगी। चलो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा। अब देखो जैसे ब्लॉक है, मैंने एक बच्चे से पूछा कि चलो बेटा ये 30 मीटर पर सेकेंड से इस पे स्लिप कर रहा है ऐसे, और इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ 20 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अब बच्चे अपनी थ्योरी खुद ही डेवलप कर देते हैं कई बार कि सर जहां फोर्स लगता है उसके अपोजिट। बेटा ये गलत हो जाएगा। हमेशा फ्रिक्शन हमेशा फ्रिक्शन बेटा वहां लगेगा जहां पे, अगर बेटा मैं मान रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर के लिए सरफेस रफ है, ठीक है, मैं ये दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आप ये मानोगे कि फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट लगता है, तो ये गलत है बेटा। फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। ये बॉडी कहाँ पे मोशन कर रही है? इस तरफ, तो फ्रिक्शन पीछे आएगा बेटा। तो आपको फ्रिक्शन का बेसिक नेचर समझना पड़ेगा कि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन अवॉइड करवाना चाहती है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन अवॉइड करवाना चाहती है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी आपको ये सोचना है कि अगर कभी भी दो सरफेसेस अपना कांटेक्ट छोड़ना चाहें, चाहे कोई भी केस हो बेटा, आपने एक दीवार ले ली, दीवार पे आपने किसी ब्लॉक, बेटे वर्टिकल वॉल है, ठीक है, आपने किसी ब्लॉक पे फोर्स लगाया 100 न्यूटन, ठीक है। अब बेटे यहाँ से भी एक दीवार से भी एक नॉर्मल रिएक्शन वापस मिलेगा। अब ये ब्लॉक कहीं जा नहीं सकता, तो वो नॉर्मल रिएक्शन भी 100 ही होगा। तब अगर मैं बोलूँ कि इसका वेट भी होगा mg, तब फ्रिक्शन इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लगेगा। ये बेटा अच्छा केस है बेटा, मतलब आपको स्टार्टिंग में वेक्टर्स में ये फोर्स वाला डायग्राम बनाना सीखना चाहिए। तब ये फ्रिक्शन ऊपर क्यों आया? क्योंकि बॉडी बी इस सरफेस को छोड़ के नीचे चली जाती है mg के रिस्पेक्ट में, तब ये फ्रिक्शन ऊपर आया। तो द बेस्ट लाइन यू विल रिमेंबर कि फ्रिक्शन एक्ट्स इन सच ए फैशन इट वांट्स कि बॉडीज कांटेक्ट में बनी रहे। बेटा बाकी फोर्सेस की तरह से फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन भी पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। दुनिया में, संसार में ऐसा कोई फोर्स है ही नहीं जो सिंगल एग्जिस्ट करे। मतलब अगर मैं कभी भी किसी बॉडी पे, जैसे मैंने बॉडी बी पे फोर्स लगाया, तो बॉडी बी भी मुझ पे एग्जैक्टली सेम अमाउंट का फोर्स लगाएगी। मतलब अगर बी जब नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, एमजी उस पे नीचे लग रहा है, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन ऊपर लगा, तो बी सरफेस को बोलेगी तुम नीचे चलो, मैं तुम्हें घसीट के नीचे लेके जाऊंगी। तो सरफेस पे फ्रिक्शन लगेगा नीचे की तरफ, देखो ब्लॉक बी पे लगा ऊपर की तरफ, सरफेस पे लगा नीचे की तरफ। इसी तरह से नॉर्मल रिएक्शन लेके सब कुछ भी, सब कुछ वैसे जैसे अगर ये सरफेस का मैं वीडियो बना रहा होता,
तो मैं इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इस सरफेस का एफबीडी बना रहा होता, तब मैं बोलता कि भाई तुम पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है एंड दैट इज ऑल इक्वल टू, बेटा देखो ब्लॉक बी का एफबीडी ऐसे होता है, एमजी नीचे और सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। लेकिन अगर मैं बोलूं सरफेस पे क्या फोर्स लग रहा है, तो बेटा अब बच्चे बना लेते हैं कि सर सरफेस पे लगा बी का एमजी। बेटा वो मैग्नीट्यूड वाइज सही बात है आपकी, लेकिन बी अपना वेट नहीं दे रहा है, वो एक नॉर्मल रिएक्शन देता है, और वो इत्तेफाक से यहाँ पे एमजी के बराबर है। बेटा याद रखना, सपोज जैसे मैं ऐसे समझाता हूँ, देखो आप अगर स्प्रिंग से लटके हुए हो और आप जमीन को टच कर रहे हो, तो इस नीचे वाले सरफेस पे बेटा ये इसका वेट एमजी है मान लो, इसको अब दो लोग उठाएंगे ना, जमीन से मिलने वाला नॉर्मल रिएक्शन और ये स्प्रिंग का फोर्स के एक्स। तब मैं ये नहीं कह सकता कि जो नॉर्मल रिएक्शन वो एमजी के बराबर होगा। तब हम यही कह सकते हैं कि ब्लॉक बी ने जमीन को एक नॉर्मल रिएक्शन दिया और जमीन ने उसको दिया। लेकिन जब मैं बी का एफबीडी बनाऊंगा, तब मुझे समझ आएगा कि भाई बी पे धरती खींचेगी नीचे, स्प्रिंग खींचेगी ऊपर, और जमीन नीचे से देगी नॉर्मल रिएक्शन एन। तब एन प्लस के एक्स इक्वल टू एम जी। तो ये जनरलाइज मत करना कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एम जी के बराबर होगा। बेटा देखो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा टफ नहीं बनाते हैं। देखो बेटा डिपेंडिंग ऑन द सरफेस हमें अलग अलग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिलते हैं। मतलब अगर सरफेस ज़्यादा रफ है तो म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक तरह से आपका ये शो करता है कि इन दोनों को रिलेटिव मोशन करने में कितनी दिक्कत होगी। या आप ऐसा सोच लो कि बेटा देखो अगर सरफेसेस ज़्यादा रफ हैं तो जब तुम इसका मोशन कराना चाहोगे तो हाई अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। तो म्यू वही फैक्टर है जो शो करता है कि फ्रिक्शन कितना ज़्यादा लग रहा है। अभी हम इसको मैथमेटिकली भी पढ़ेंगे, बट तुम अपने दिमाग में इमेज बनाओ कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन समझने के लिए तुम्हें दोनों बॉडीज चाहिए होंगी। हो सकता है बॉडी बी इस सरफेस पे बहुत ज़्यादा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रखी है, लेकिन हो सकता है किसी और सरफेस पे बॉडी बी का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगभग टेंडिंग टू जीरो हो जाए। यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो बॉडीज की प्रॉपर्टी होती है हमेशा, जो कांटेक्ट में, दोनों बॉडीज को स्टडी करना पड़ेगा, बोथ बॉडीज इन कांटेक्ट। अब बेटा एक क्लासिकल केस है, छोटा सा, मतलब ये सीखना ही चाहिए लगभग हर बच्चे को। मैं एक काम करता हूँ, तुमको कुछ टर्म समझाता हूँ। हम एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेंगे, एक ब्लॉक बी को, मैंने एक ब्लॉक बी लिया बेटा, मैं सब कुछ दे रहा हूँ, मास ऑफ बी इक्वल टू 2 kg। ठीक है, अब मैं इसका एफबीडी बनाना शुरू करता हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ, जमीन इसको, जमीन मतलब बेटा सॉरी अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ विल पुल इट लाइक दिस, एम जी इक्वल टू 2 g। मैं जी को 10 मान ले रहा हूँ तो 20 न्यूटन आ गया बेटा। एक सरफेस इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन देगा ऊपर, हमको नॉर्मल रिएक्शन ऊपर मिला। तो अब स्टार्टिंग में मुझे मिल गया एन इक्वल टू एम जी, क्योंकि बेटा इस बॉडी का वाई एक्सिस के लॉन्ग कोई मोशन नहीं होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग कोई मोशन नहीं होगा। तो यानी मुझे मिला एन इक्वल टू एम जी। बेटा मैं ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मुझे पता है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जीरो है वाई के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन जीरो है, तो नेट फोर्स along द वाई मस्ट बी जीरो, यानी एन माइनस एम जी शुड बी जीरो, यानी एन इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पे मुझे एन ऑल्सो 20 न्यूटन मिल गया। अब एक बच्चा आता है और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाना स्टार्ट करता है। ये सरफेस हम रफ मानते हैं, तो फ्रिक्शन कैसे पैदा होगा, फ्रिक्शन पीछे आएगा, बट वो कितना होगा। आओ इस फ्रिक्शन को स्टडी करते हैं। हमको अपने दिमाग में दो इमेज लेनी है। फर्स्ट, एक जब बॉडी बी
रेस्ट पे रहे और एक बॉडी बी मोशन में रहे। आओ अब देखते हैं, हमको ये दो इमेज अपने दिमाग में लेनी है। जब बॉडी बी रेस्ट पे रहेगी तो जो फ्रिक्शन ऑफर होगा हम उसको एफ स्टैटिक बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब बॉडी मोशन में होगी तो हम उसको डायनेमिक फ्रिक्शन बोलेंगे या स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोल देंगे यहाँ पे। और देखते हैं, देखो बेटा, सपोज मैं एफ को वेरी करूंगा, मतलब बढ़ाऊंगा। पहले मैंने जैसे 0.1 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन कितना लगा। किसी तरह से आपको मटेरियल की एक प्रॉपर्टी दे रखी है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.3। बेटा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन उससे या डायनेमिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है, तो इसको 0.2 ले लो। बेटा पढ़ाई भी ऐसी ही होती है, इनिशियली जब तुम रुके हुए हो ना तो थोड़ा ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है, एक बार जब मोशन में आ जाओ ना तो हर फ्रिक्शन कम हो जाता है। वही रूल पढ़ाई पे भी लगा दो बेटा। चलो अब हम आगे आते हैं। हमने क्या देखा कि अब मैं आपको ऐसे थ्योरी वाइज बताता हूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, जब बेटा बॉडी रेस्ट पे रहेगी तो 0 से लेकर म्यू एस इंटू एन जितना लगेगा। इस केस में आप मुझे बताओ, 0 तो 0 है, एफ एस है, म्यू एस कितना है बेटा, म्यू एस कहाँ गया, म्यू एस है 0.3 और एन की वैल्यू है 20, तो 0.3 इंटू 20। अब अगर हम ड्रॉ कर लें, मतलब थोड़ा कैलकुलेट कर लें एफ एस को, तो हमारा ये आ गया 0 से लेकर 0.3 इंटू 20 आ जाएगा बेटा आपका 6, यानी 0 न्यूटन से लेकर 6 न्यूटन के बीच में हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज हाईएस्ट एंड कॉल्ड म्यू एस इंटू एन, जो हमारा होता है इट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑल्सो स्टैटिक फ्रिक्शन, बट इसके बाद इससे ज़्यादा जो नीचे वाला सरफेस है वो फ्रिक्शन अब प्रोवाइड नहीं कर सकता, खत्म, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी है 6 न्यूटन। तो अगर क्या होता है कि मैं एक्सटर्नल फोर्स को, मेरी इसी डायग्राम में अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई कर रहा हूँ, सपोज मैंने 1 न्यूटन किया। बेटा ये जो पीछे वाला डायग्राम है ये शो कर रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन हाईएस्ट 6 हो सकता है। तो अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन लगाऊंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा और स्मॉल एफ 1 न्यूटन ही लगेगा। अब अगर मैं 2 न्यूटन लगाऊं तो मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन मिल जाएगा। यानी किसी तरह से, अब देखो बेटा एक बात समझो, बच्चे गलती क्या करते हैं, जब वो खुद जो एक स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पढ़ते हैं उसको जनरलाइज कर देते हैं। सपोज किसी ने पढ़ा कहीं पे कि सर ने लिखा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू, तो बच्चा उस क्वेश्चन को ही ऐसे सॉल्व करता है कि सर फ्रिक्शन लगा पीछे म्यू इंटू एन 6 न्यूटन और आगे फोर्स लगा 1 न्यूटन। बेटा खुद ही बताओ, 1 न्यूटन की फोर्स लगाने से क्या फ्रिक्शन 6 न्यूटन पैदा हो सकता है? कितना अच्छा रहता है ना, हम बॉडी को आगे खींचते वो पीछे भाग जाती 6 न्यूटन से। जस्ट इमेजिन, ऐसा कभी नहीं होने वाला बेटा। फ्रिक्शन एक एडजस्टिंग फोर्स होता है, आप जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे वो मोशन को अपोज करना चाहेगा कि बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, तो वो एडजस्ट करेगा और ये 1 न्यूटन ही लगता। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा इस रेंज के बीच में, जस्ट टू स्टॉप मोशन, जस्ट टू स्टॉप रिलेटिव मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोई रिलेटिव मोशन नहीं चाहिए। तो मुझे एक चीज समझ आ गई कि अगर मैं अब डायग्राम बनाने पे आऊं, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लिया। बेटा हमेशा प्रैक्टिस करो कि एक्स एक्सिस पे वो वेरिएबल लो जो तुम इंडिपेंडेंटली ले रहे हो, मतलब ये इनपुट की तरह है, ऐसा सोचो।
और यहाँ पे हम उस पे डिपेंडेंट वेरिएबल बनाते हैं। चलो हमने फ्रिक्शन लिया, वाई एक्सिस पे फ्रिक्शन लिया, एक्स एक्सिस पे हमने एक्सटर्नल फोर्स लिया, ये वाला। तो हमने क्या देखा, जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स को कुछ भी लेंगे, अगर हम 3 न्यूटन लेंगे तो मुझे फ्रिक्शन भी 3 न्यूटन मिल जाएगा। यानी फ्रिक्शन को कोई दिक्कत नहीं है म्यू इंटू एन सप्लाई करने में, अपोज करने के हिसाब से। तो जब तक तुम म्यू एस इंटू एन लगा रहे हो फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को, तब तक फ्रिक्शन भी उतना ही रहेगा और ये एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। ये भी 6 न्यूटन है और ये भी 6 न्यूटन है। देखो बेटा, मैं ये कह सकता हूँ कि जब तक बॉडी रेस्ट में है, यहाँ से यहाँ तक ओ से, तुम ऐसा सोचो, ओ से ए तक हम लोग रेस्ट में हैं। इसीलिए जो भी एक्सटर्नल फोर्स होगा वही तुम्हारा फ्रिक्शन का अमाउंट होगा। यानी हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन एक वेरिएबल होता है जो डिपेंड करेगा एक्सटर्नल फोर्स कितना है। अचानक से मान लो तुमने 6 से ज़्यादा फोर्स लगा दिया। नाउ सपोज ए केस दैट यू हैव अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ग्रेटर देन 6, इवन 6.0001 ही। जैसे ही तुम इसको 6 प्लस न्यूटन दोगे, एग्जाम्पल के लिए कोई एक छोटा सा ऐसे लिख लो 8 न्यूटन। अब 8 न्यूटन देते ही स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि 6 है, वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि इस बॉडी को रोक पाए। तो अब बॉडी रेस्ट पे नहीं रहेगी, अब बॉडी मोशन में आएगी। और जैसे ही बॉडी बेटा मोशन में आती है, तब फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है म्यू के इंटू एन, वो झटके से कम हो जाएगी। अगर मान लो हमने पीछे वाले डायग्राम में म्यू के की वैल्यू ली थी 0.2, तो बेटा म्यू के इंटू एन मिल जाता हमको 4 न्यूटन। अब जरा इस पे वापस आओ, अगर इसकी वैल्यू 4 न्यूटन है, तो अब मैं एक्सटर्नल फोर्स कितना भी लगाते जाऊं, मैं 8 लगाऊं तो भी मुझे म्यू क्यू इंटू एन 4 न्यूटन ही मिलेगा। डायनेमिक फ्रिक्शन वेरिएबल नहीं होता है, वो एक कांस्टेंट होता है बेटा। झटके से आप कम हुए और फिर फ्रिक्शन की वैल्यू वही रहेगी। जब तक बॉडी मोशन करेगी, फ्रिक्शन की वैल्यू 4 न्यूटन यानी म्यू के इंटू एन। बेटा याद रखना, इस जोन में अगर तुमसे कोई पूछे ना ए टू बी के बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, तो तुम बोलोगे अनडिफाइंड। यहाँ पे डिफाइन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ट्रांजिशन पीरियड में चेंज हो रहा है, वो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया जा सकता। हाँ, जस्ट पहले 6 था, जस्ट बाद 4 न्यूटन हो जाएगा, वहां पे हम डिफाइन नहीं कर सकते कितनी जल्दी वो ट्रांजिशन को पाया है। तो बेटा यानी हमने देखा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हाईएस्ट है, स्टैटिक फ्रिक्शन, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा होगा, डायनामिक या स्टैटिक। बच्चे समझते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब 6 न्यूटन, नहीं बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेकर 6 न्यूटन के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो आप ऐसे आंसर नहीं दोगे कि हाँ सर हमेशा डायनामिक फ्रिक्शन ही ज्यादा होगा या स्टैटिक फ्रिक्शन ही ज्यादा होगा। अब इसी चीज को तुम समराइज फॉर्म में बेटा ऐसे लिखोगे कि सर फ्रिक्शन का नेचर बड़ा चंचल है। सबसे चंचल, हमें फ्रिक्शन बनाने के लिए बॉडीज का रेस्ट और मोशन सोचना चाहिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे हैं या मोशन पे हैं। अगर रेस्ट पे हैं तो फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है जो चेंज होता रहेगा, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 से म्यू एस इंटू एन के बीच में चेंज होगी और वो इस डायरेक्शन में लगेगी टू स्टॉप मोशन। याद रखना, फ्रिक्शन के ऐसे इंटेंशन होंगे कि वो रोके मोशन हमेशा। अब देखो, अगर मोशन हो रहा है तब फ्रिक्शन बिल्कुल इजी है, म्यू के इंटू एन। अगर मैं आपको कभी भी ऐसा दे दूं कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पे स्लाइड कर रही है वेलोसिटी v से, तो आंख बंद करके पीछे म्यू के इंटू एन लगा लेना। जितने भी अच्छे केसेस बनेंगे वो स्टैटिक फ्रिक्शन के ही बनेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन हमें ज्यादा करने हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन पे एम्फेसिस भी हमें ज्यादा देना है बेटा। तो ये था बेसिक। बेटा देखो, अगर आप इतना समझ लो कि मैंने फ्रिक्शन के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बोले, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि दिस इज एग्जॉस्टिव, हमें बस स्टार्ट तो करनी है ना बेटा कहीं ना कहीं। देखो, फ्रिक्शन आपका टेंजेंशियल था। फ्रिक्शन लगाने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा हमेशा कि कहाँ पे बॉडी की स्टेट कैसी है, रेस्ट है या मोशन है, उसके हिसाब से हम फोर्स लगाएंगे। बेटा मैं ये लेक्चर अभी खत्म कर रहा हूँ और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देंगे जिसमें हम लोग
करीबन 40-50 एफवीडी प्रैक्टिस करेंगे और वो सारे एफवीडी इसी तरह से डिजाइन होंगे कि आपके एंट्रेंस के सिलेबस और आपके स्कूल सिलेबस को कवर करते हुए हम आगे चलेंगे। मतलब जब आप मैकेनिक्स में पहुंचो ना तो आपको लगे कि बस अब तो बस वैल्यू पुटिंग करनी है भाई, लॉज ऑफ मोशन ही तो है। मैं मेरा लेक्चर क्लोज कर रहा हूँ।